हेलो फ्रेंड्स, मैं दोस्त स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 17 फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में डिस्कशन किया जाएगा। ये सब महत्वपूर्ण आपका टॉपिक कवर किया जाएगा। हर करंट अफेयर्स आपका स्टेटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से बताया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। देखिएगा, कह रहा दशावतार नाट्य प्रदर्शन किस राज्य में हो रहा है। तो ये आपको बताना है कि दशावतार यानी 10 अवतार, अभी इसके बारे में भी बता देते हैं 10 अवतार किसका है। तो दशावतार नाट्य प्रदर्शन कहाँ हो रहा है। विकल्प में है उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। सही उत्तर आपका रहेगा महाराष्ट्र में ये शुरू हुआ है, लेकिन ये उत्तरी गोवा और दक्षिणी महाराष्ट्र में होता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ आपका गोवा विकल्प है नहीं, तो आपका कौन सा सही रहेगा, महाराष्ट्र में, तो ध्यान रखना है। देखिएगा इसके बारे में, दशावतार रंगमंच जो है एक लोकप्रिय रंगमंच है जिसका इतिहास लगभग 800 साल पुराना है। यह पारंपरिक लोक रंगमंच महाराष्ट्र और उत्तरी गोवा में जो है प्रदर्शित किया जाता है। विषय वस्तु क्या होता है इसका, तो इन धारावाहिकों में प्रस्तुत कहानियां भगवान विष्णु, और ये भी आपको याद रखना है किसको, भगवान विष्णु को जो है इनके जो 10 अवतार हैं उनके बारे में उस पर आधारित होता है। और उनके 10 अवतारों में से मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि पर जो है आधारित है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। महाराष्ट्र में शुरू हुआ है और उत्तरी गोवा में भी होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिएगा, पहले इमेज देख लीजिएगा, थोड़ा सा मतलब इमेज देख लेने से आइडिया लग ही जाता है कि कैसे होता होगा। तो ये देख लीजिएगा इमेज, 4 इमेज है आपका। अगला है IIAS DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 का पहली बार भारत में कहाँ आयोजित की गई। अब देखिएगा, पहली बार भारत में आयोजित किया गया, इंटरनेशनल लेवल पे होता था आयोजन, लेकिन अभी इसका भारत में पहली बार आयोजन किया गया। तो क्वेश्चन जो है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है आपका। तो आपको बताना है ये पहली बार कहाँ आयोजित की गई। विकल्प में है नई दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, हैदराबाद। तो कहाँ किया गया, सही उत्तर आपका रहेगा नई दिल्ली में। देख लीजिएगा, इसके बारे में भी आपको डिटेल्स में बता देते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है, वगैरह 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 जो भी होता है। तो देखिएगा इसके बारे में, आयोजन इसका नई दिल्ली में हुआ और कब हुआ, 10 से लेकर के 14 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। और आयोजक कौन था, अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान, जिसको जो है IIAS कहते हैं, यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, उसके द्वारा आयोजन कराया जा रहा है। और प्रशासनिक सुधार लोक प्रशासन विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज, ये दोनों मिल करके इसको आयोजित करा रहे हैं। और ये भारत में पहली बार जो है IIAS यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी की है। और यही आपसे पहले हम क्वेश्चन में ही बता दें, पहली बार जिसको भारत ने आयोजित की है। और ये वार्षिक सम्मेलन है, अलग अलग देशों में ये होता रहता है। IIAS देखेंगे तो इसका 1930 में स्टेब्लिश किया गया था। ब्रुसेल्स जो बेल्जियम की राजधानी है, वहां इसका हेडक्वार्टर है। ये इंटरनेशनल लेवल पे कार्य करने वाली ये जो है एक संगठन है, NGO टाइप का है, जो प्रशासन में एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे सुधार किया जा सकता है, उसके प्रशासन को इसके बारे में पूरा जागरूकता फैलाती है, उसके बारे में लोगों को एक मंच देती है कि हाँ ये ऐसा कुछ होना चाहिए, उसके लिए इस पे काम होना चाहिए। अब की वर्ष का विषय इसका था अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार, नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक जो है पहुंचना। ये इसका थीम था या विषय था, जो भी कह लीजिए। देखिएगा कितना है, अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार जो है, आप जानते होंगे जितने भी प्रशासन मतलब आप समझ लीजिए जितने भी अधिकारी होते हैं जो जनता तक जो है सुविधाएं सरकार की पहुंचाते हैं, या जनता से और सरकार के जो है कनेक्टिव लिंक के रूप में काम करते हैं। तो निश्चित रूप से अगर उनको जो है सुधार किया जाएगा, उनके प्रशासन में सुधार किया जाएगा, तो जनता तक वो हर चीजें जो है सही से पहुंचेंगी। तो प्रशासनिक सुधार, नागरिकों को सशक्त करना, बनाना और अंतिम मील तक पहुंचना, वही चीज बता रहा है कि अंतिम लोग तक उसको प्रशासन पहुंचे, तब जाके प्रशासन अच्छा होगा, जान लीजिए।
इसके बारे में और थोड़ा देखिएगा। इस कार्यक्रम में जो है 58 देशों के 750 से अधिक जो है प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और 58 देश के प्रतिनिधि इसमें भाग लिए थे, इसलिए और ये महत्वपूर्ण हो जाता है। उद्घाटन इसको डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया था, जो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बारे में आप जानते होंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है विकसित भारत 2047 गवर्नेंस ट्रांसफॉर्म्ड पुस्तक का भी विमोचन किया था। ये आपको पुस्तक का नाम याद रखना है। किस पुस्तक को विमोचन किया था? विकसित भारत 2047 गवर्नेंस ट्रांसफॉर्म्ड। तो ये सम्मेलन जो हुआ था IIAS DARPG, इस सम्मेलन में ये भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उद्घाटन किया था, ये कौन किया था, ये पूछा जा सकता है, पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है, और उसके बाद ये किस सम्मेलन में इसका उद्घाटन किए थे। जो इंटरनेशनल लेवल पे कई सारे लोगों के द्वारा मिलकर के ये जो है बुक विकसित किया गया है, इसका जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विमोचन किया था। अगला है पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध लोक गायिका सुकरी बोम्मा गौंडा का जो है निधन हो गया। वह जो है किस राज्य की थी? तो ये देखिएगा, कह रहा है पद्मश्री से ये सम्मानित है, तो बताना है कहाँ की ये थी। विकल्प में है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र। सही उत्तर आपका रहेगा ये कर्नाटक से बिलोंग करती थी। जो अभी इनका 80 वर्ष के लगभग उम्र में, 80-88 वर्ष की जो भी है, तो उसके उतने उम्र के जो है उम्र में 88 वर्ष के 80 नहीं 88 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया है। तो देखिएगा इनके बारे में, कर्नाटक के जो है हालक्की बोक्कालिग्गा समुदाय की, ये आपसे डायरेक्टली समुदाय पूछा जा सकता है, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? हालांकि बोक्कालिग्गा समुदाय तो कर्नाटक से एक समुदाय है। वह समुदाय की जो है प्रसिद्ध लोक गायिका सुकरी बोम्मा गौड़ा का निधन हो गया है। हम बता दिया 88 वर्ष की थी। उन्हें जो है लोक परंपराओं का चलता फिरता विश्वकोश के रूप में जाना जाता था। क्यों? क्योंकि विश्वकोश मतलब क्या होता है, जो कोई भी जैसे इंग्लिश का विश्वकोश होता है तो उसमें आपको जो है शब्द की जानकारी मिलती है, किस शब्द का क्या अर्थ होता है। वैसे ये लोक परंपराओं का इनको जो है बहुत जानकारी था, इसीलिए चलता फिरता विश्वकोश कहा जाता था, विश्व लोक परंपराओं का। तो इस ध्यान रखना है, ये चीजें, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है इनके बारे में। इन्होंने जो है लगभग 5000 गाने गाए थे या याद किए थे, और उसको जो है गाया था। उसी के माध्यम से जो हलक्की समुदाय है कर्नाटक में, उसके संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इनको इंटरनेशनल लेवल पे पहचान दिलाई थी। इसीलिए इनको जो है पद्मश्री 2017 में दिया गया था। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है। ये देखिएगा इनका इमेज है, देख लीजिए, माइक के सामने ही इमेज लगा है, तो ये माइक के सामने अपना प्रस्तुति दे रही हैं। अगला है आयकर विधेयक यानी इनकम टैक्स बिल 2025 किस पुराने अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा? तो ये आपको बताना है ये किस विधेयक को प्रतिस्थापित करेगा। विकल्प में है आयकर अधिनियम 1951, आयकर अधिनियम 1961, आयकर अधिनियम 1991 में GST एक्ट 2017। तो ये जो विधेयक अभी पेश किया गया है, अभी देखिएगा क्या होता है, एक होता है बिल, एक होता है एक्ट, दोनों में अंतर पहले ही जान लीजिए। बिल क्या होता है, जब संसद में कोई कानून पास कराने के लिए लाया जाता है शुरुआत में, तो उसे बिल कहा जाता है, यानी विधेयक कहा जाता है। लेकिन जब वही बिल पास होकर के राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है, तो वो क्या हो जाता है, एक्ट हो जाता है, अधिनियम हो जाता है। बात समझ में आ गई होगी हमको लग रहा है, क्योंकि बिल और एक्ट में कई बार डिफरेंस जो है लोग नहीं क्रिएट कर पाते हैं। तो बिल होता है जब संसद में कोई कानून लाया जाता है पास कराने के लिए, जब तक वो पास नहीं रहता है, जब तक राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं हो जाता है, तब तक वो बिल रहता है, यानी विधेयक रहता है। लेकिन जैसे वो कानून पास हो जाता है संसद में, तो वो कानून क्या हो जाता है, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है, तो एक्ट या अधिनियम बन जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। तो ये किसमें जो है किसको प्रतिस्थापित करेगा, बिल जो अभी लाया गया है। तो सही उत्तर आपका रहेगा आयकर अधिनियम 1961 को जो है ये रिप्लेस कर देगा। क्योंकि देखिएगा अभी 1961 में कोई इनकम टैक्स से संबंधित कोई एक्ट आया था, 1961 में कोई दूसरा समय था, अभी वर्तमान में दूसरा समय है, तो इसके लिए इसको जो है अधिनियम को लाया गया है। तो आयकर अधिनियम 1961 में ये इसको प्रतिस्थापित करेगी। इसके बारे में और थोड़ा देखिएगा, आयकर विधेयक 2025 के तहत जो है आयकर प्रावधानों को सरल बनाया जाएगा तथा कर कानूनों को अधिक पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंसी जो है उसको लाया जाएगा। उद्देश्य यही है, कर कानूनों को सरल और स्पष्ट बनाना।
सिंपल उसको कर देना और स्पष्ट बनाना। देखिएगा क्या होता है, बहुत ज्यादा कम्प्लेक्सिटी हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप आय कमाते हैं, इनकम कमाते हैं। अगर मान लीजिए आपको महीने में 1,000 रुपया जो है, 1,000 नहीं 10,000 मान लेते हैं, आप ज्यादा पैसा कमाते हैं, 10,000 रुपया आपको जो है क्या करना है, इनकम टैक्स भरना है 10,000। अब आप जो है 10,000 को भरने के चक्कर में आपको कम से कम जो है 10 बार चक्कर लगवाया जाता है। मान लीजिए जहां आपको टैक्स भरना है, जीएसटी का कार्यालय जो भी हो जहां लोकल स्तर पे आपके, तो वहां 10 बार आपको चक्कर लगाया जाता है। दूसरे नंबर वहां कहा जाता है कि आप जो है कुछ पैसा दे दीजिए, 2,000 रुपया, मान लीजिए 2,000 ही मांगा जाता है घूस के रूप में जो है। तो 10 बार चक्कर लगवा रहे हो इधर उधर, उसके बाद वो आदमी कोई बिजनेस कर रहा तो वो आदमी कितना बिजी है, तो इसके कारण से क्या होता है, वो आदमी पैसा देने से ही हट जाता है, कहता है रहने दो इसको, 10,000 नहीं देंगे। और क्या होता है कि 10,000 मान लीजिए पैसा नहीं दिया, अब जब इसको पकड़ा जाता है तो इसको मान लीजिए 15,000 का पेनाल्टी लगा दिया जाता है। तो ये हरदम तो पकड़ा नहीं जाएगा, कभी कभी पकड़ा जाएगा। तो क्या इसीलिए लोग जो है इतना इतना जटिलता के कारण और इतना जो है भ्रष्टाचार होने के कारण से लोग जो है जमा ही नहीं करते हैं। तो उसको अगर सरल बना दिया जाएगा कानून को, तो लोग जो है इनकम टैक्स जमा करेंगे ज्यादा से ज्यादा। कम ज्यादा लोग जमा करें, कम कम जमा करें तो अब भी ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ज्यादा लोग अगर ज्यादा ज्यादा जमा करते हैं तब भी वो कम ही रहता है। तो इसके कारण से इसका उद्देश्य यही होगा कि कर जो कानून है तो है टैक्स कानून है, उसको सरल और सिंपल बनाया जाएगा, जिससे लोगों को बार बार चक्कर ना काटना पड़े, और उसके बाद आसानी से जो है अपना टैक्स जमा कर सकते हैं, इनकम टैक्स है। और इसमें नई शब्दावलियों को जो है अपनाया जाएगा, जो पुराने ट्रेडिशनल वाले शब्दावली हैं उनको चेंज कर दिया जाएगा, और विधिक विवादों को कम करना और कर प्रावधानों को जो है स्पष्ट बनाया जाएगा। इसमें देखेंगे नए विधेयक में मूल्यांकन वर्ष जो लिखा था उसमें असेसमेंट ईयर और पिछला वर्ष प्रीवियस ईयर, उसको जो है चेंज कर दिया जाएगा, और कर वर्ष यानी टैक्स ईयर उसमें कर दिया जाएगा। अब इसके बारे में जब पूरा पास हो जाएगा कानून तब फिर डिटेल्स में और बताएंगे कि कर वर्ष जैसे कैसे क्या होगा, तो ध्यान रखना है। अपने मित्रों तक इसको पहुंचा दीजिए, जरूर वीडियो शेयर कर दीजिएगा। अगला है, किस भारतीय को जो है स्पेशल रिकॉग्निशन गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको बताना है, स्पेशल रिकॉग्निशन मिला है वो भी गेम चेंजर अवार्ड। तो विकल्प में है जय शाह, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली। तो किसे दिया गया है, सही उत्तर आपका रहेगा आईसीसी के जो है इस समय चीफ है जय शाह, उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो कौन दिया है देख लीजिएगा डिटेल्स में इसके बारे में, क्योंकि महत्वपूर्ण होता है। तो भारत के शतरंज के जादूगर हैं और पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद ने, पूर्व बीसीसीआई सचिव और अब जो है आईसीसी के प्रमुख हैं, चीफ हम आपको बता ही दिए ना। जय शाह को विशेष मान्यता गेम चेंजर पुरस्कार प्रदान किया गया है, यानी स्पेशल रिकॉग्निशन गेम चेंजर अवार्ड किसको दिया गया है, जय शाह को दिया गया है। यह पुरस्कार जो है भारतीय क्रिकेट और वैश्विक स्तर पर खेलों में जो है योगदान के लिए दिया जाता है, तो इसके बारे में याद रखना है। अगला है देखिएगा, किस राज्य सरकार ने जो है नील गाय यानी ब्लू बुल को जो है मारने के लिए अनुमति दी है। वो भी यहाँ आपको पहले बता देते हैं, नर मेल को जो है मारने के लिए अनुमति दी गई है। तो किस राज्य सरकार ने जो है इसको अनुमति दे दी है, कि आप जानते होंगे नील गाय के बारे में हमको लग रहा हर एक परिचित होंगे, हर एक व्यक्ति परिचित होगा, जो बहुत शहर में रहते हैं कभी गांव में गया ही नहीं वो नहीं परिचित होगा। नील गाय, एक मिनट अभी आपको पहले इसको चलते हैं तब अभी आपको बताते हैं इसके बारे में। पहले भी आप विकल्प देखिएगा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो हरियाणा सरकार ने इसको जो है मान्यता दे दी है कि नील गाय के नर, वो भी नर मेल नील गाय को जो है मार सकते हैं। तो देखिएगा इसके बारे में पहले इमेज, ये है आपका नील गाय। जो लोग नहीं जानते हैं वो देखिएगा, आप देखे होंगे गांव वाले जो है वो जरूर इसको देखे होंगे, इस तरह से कुछ होता है नील गाय। तो देखिएगा हरियाणा सरकार ने वन्य जीव संरक्षण नियम लागू कर दिया है, और जो नील गाय यानी नर को भी मेल को मारने की अनुमति देता है। यह निर्णय जो है मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने और कृषि को नील गायों द्वारा होने वाले नुकसान को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। और तो देखिएगा क्या होता है, ये नीलगाय जो होते हैं ये बहुत ज्यादा फसल का बर्बादी करते हैं। ये तो हम खुद भी इसको देखे हैं, ऐसे देखेंगे आप झुंड झुंड में, कभी आप यात्रा करते होंगे तो देखे होंगे झुंड झुंड में ऐसे पूरा ये खेत में गेहूं के या कोई ऐसा फसल है जो
कृषि वाला, उसमें जो है ये तैरते रहते हैं, ये मतलब जो है तैरते ना, ये टहलते रहते हैं और वहां जो है उसको नुकसान करते रहते हैं। जो बाड़ लगाया जाता है गांव में, उसको भी ये लोग जो है कूद जाते हैं। तो ये इसके कारण से बहुत ज्यादा फसल का नुकसान होता है। तो सरकार ने ये निर्णय लिया है कि इनको जो है अब आप नर को मार सकते हैं। तो ये नर ही हैं, देखिएगा कितने लंबे चौड़े हैं, ये कूद जाते हैं आपका 6-6 फुट जो है, अगर बाढ़ भी लगा है तो इससे बहुत सारा नुकसान होता है कृषि को। इसके कारण से ये निर्णय लिया गया, किसान इससे परेशान थे। तो ये इसको ध्यान रखना है। देखिएगा अब इसका पर्यावरणविद और बिश्नोई समुदाय द्वारा विरोध किया जा रहा है, क्योंकि बिश्नोई समुदाय के बारे में आप जानते होंगे। बिश्नोई समुदाय इस सबको बहुत मानता है, हिरण को बहुत मानता है, और पर्यावरणविद भी जो है इसको विरोध करना ही तय है, और इसे विरोध होना भी चाहिए। लेकिन इसका भी अगर कोई अल्टरनेटिव निकले, क्योंकि जो है किसान अगर परेशान हो रहा है तो उससे भी जो है ये एक संकट भी है, किसान के लिए भी है, अपने देश के लिए भी। अगला है देखिएगा, आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो ये आपको बताना है कहाँ किया जा रहा है आदि महोत्सव का आयोजन। विकल्प में है रांची, आदि मतलब जान रहे हैं जिसे कहते हैं आदि मानव या ट्राइबल से संबंधित कुछ ये महोत्सव है। रांची, नई दिल्ली, रायपुर, भोपाल। तो कहाँ किया जा रहा है, नई दिल्ली में, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में जो है नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है। अभी जो है कल अभी 16 था ना, 16 से ये शुरू हुआ है और 24 तक ये चलेगा, 24 फरवरी तक, 16 से 24 फरवरी तक चलेगा। आयोजक इसका ट्राइफेड होगा, जिसको कहते हैं दी ट्राइबल कोऑपरेटिव्स मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो 1987 में स्थापित किया गया था। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। जो ट्राइबल से संबंधित जो है काम करता है, उनको बढ़ावा देने के लिए कई सारे कार्य करता है। तो ये इसको आयोजित कर रहा है। इसका उद्घाटन जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ना कि जो है आप देखेंगे तो जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाएगा या मंत्री द्वारा। तो ऐसे जनजातीय कार्य मंत्री यहाँ उपस्थित रहेंगे, इसको जो है पूरा ऑर्गेनाइज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो श्री जुयल ओराम जो है इसके मंत्री हैं, जनजातीय कार्य मंत्री। उद्देश्य यही होगा कि भारत के जनजातीय समुदाय की जीवंत संस्कृति, विरासत और आर्थिक क्षमता का जश्न मनाना और उसका प्रदर्शन करना। तो ये जनजातीय समुदायों की जीवंत संस्कृति और विरासत का, हेरिटेज और आर्थिक क्षमता का जो है जश्न मनाना और उसका प्रदर्शन करना। कई सारे यहाँ जो है प्रदर्शनी भी होंगे। अगला है, हाल ही में किस संस्था को फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। तो यह आपको बताना किस इंस्टीट्यूशन को ये मिला है। विकल्प में भारत पेट्रोलियम, एनटीपीसी लिमिटेड, हिंदुस्तान एल्युमिनियम लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड। तो सही है आपका एनटीपीसी लिमिटेड को ये अवार्ड दिया गया है, फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड। तो एनटीपीसी लिमिटेड को जल लचीलापन यानी वाटर रेजिलियंस के लिए रेजिलियंस श्रेणी में प्रतिष्ठित फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। और इसको कौन दिया है, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया द्वारा जो है चेन्नई में इसको दिया गया है, 13 फरवरी को दिया गया था। डेट नहीं आपका इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है। और एनटीपीसी के बारे में देखेंगे तो नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन है, विद्युत उत्पादन करने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। 1975 में स्थापित की गई थी और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसके बारे में याद रखना है। ये पुरस्कार जो दिया जा रहा है, देखिए नाम इसका स्पष्ट है, नाम से इसके ग्लोबल प्रतिष्ठित जो फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड, यानी जो सतत कार्य करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ बिजली उत्पादन हो रहा, तो सततता की तरफ जो ध्यान देगा उसको दिया जाएगा, जो ऐसा बिजली पैदा करेगा जो कम से कम कार्बन उत्सर्जित करे। तो इसलिए एनटीपीसी को दिया गया है। इसके बारे में आप याद रखना है। फिर आज का सेशन यहीं तक रखते हैं दोस्त, अपने मित्रों तक इसको शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। और जो क्वेश्चन पूछते रहते हैं उसको अगर पूछते हैं उसको बताया करेंगे ना, तो निश्चित रूप से आपको हमेशा हमेशा के लिए वो याद हो जाएगा। लेकिन आप लोग जल्दी बताते नहीं हैं। ये आप लोग के पढ़ने वाले बच्चों की यही कमी है। वर्तमान समय में खाली वीडियो देखते हैं, जैसे क्या होता है उससे कन्वर्सेशन भी अच्छा होता है, आपका ध्यान भी जो है रहता है। लेकिन जो आपकी इच्छा है वही करिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मिलते हैं नए सेशन में। थैंक यू।